इंस्पायरेशन डायाफ्राम बिकम्स, बहुत अच्छा सवाल है और काफी बार लोग इसको रिपीट भी करते हैं, तो जरा देखिएगा। कहा गया जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, एक्सपायरेशन के दौरान डायाफ्राम कैसा होता है, तो पहले आप जान तो लें कि भैया डायाफ्राम होता कैसा है। ये हमारा शरीर है भैया, छोटी सी खोपड़ी बना दे रहे हैं, हाथ पांव बना दे रहे हैं, तो लगेगा हाथ पांव ही नहीं बनाए। तो ये हमारा पूरा मेन पार्ट है, ये हेड ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस, और ये हमारी ब्रांचेज हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि इसको हमारी मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पर ईश्वर ने एक मस्कुलर स्ट्रक्चर बना रखा है, जिससे ऊपर का पोर्शन कहलाता है थोरेसिक कैविटी और नीचे का पोर्शन कहलाता है एब्डोमिनल कैविटी। इसे हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी, और इसे हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। अब ये हमारे पास डायाफ्राम, इसी को आप चाहें तो एक नाम और देते हैं, इसे कहते हैं फ्रीनिक मसल्स, फ्रीनिक मसल्स। थोड़ा कम पॉपुलर है बट आपके यहां इस्तेमाल होता है। और डायाफ्राम या फ्रीनिक मसल जो होती है मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक है, ये थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करती है। ये फ्रॉग में नहीं पाई जाती, इसलिए हम सीधे शब्द इस्तेमाल करते हैं बॉडी कैविटी। अब इनकी स्थिति समझ लीजिए, जब ये नॉर्मल कंडीशन में रहती है, जैसा कि हमने आपको चित्र बना के दिखाया है, तो ये डोम शेप होती है, डोम। जैसे मस्जिद में ऊपर आपने देखा होगा, ऊपर वाला हिस्सा गुंबद नुमा होता है, कई जगह पर देखने में आता है, तो ये डोम शेप दिखाई देती है। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट, तो ये फ्लैट हो जाती है। तो आपका सवाल देखिए, सवाल में तो ये पूछा ही नहीं गया कि नॉर्मल है कॉन्ट्रैक्ट, बोला गया एक्सपायरेशन के दौरान। तो अब जरा ये शब्द सीखिएगा, एक्सपायरेशन के दौरान ये नॉर्मल शेप में आती है, और अगर यही बात इंस्पायरेशन के लिए कही गई होती तो मैं बोलता कॉन्ट्रैक्ट होती, इंस्पायरेशन। हमने 4 सवाल आपको इसी में कराया, हमने सिर्फ ये नहीं कराया कि एक्सपायरेशन के दौरान कैसी होती, क्योंकि एक्सपायरेशन के दौरान नॉर्मल है, आंसर डोम शेप है। आई थिंक आपको ये आंसर मिल गया। लेकिन यही सवाल मैं दूसरी भाषा में पूछता और कहता सर एक्सपायरेशन के नहीं, इंस्पायरेशन के दौरान बताइए, क्योंकि इंस्पायरेशन के दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, तब वो फ्लैट होती। मैं कॉन्ट्रैक्शन के दौरान पूछता तो कुछ और आंसर होता है। आपका सवाल का आंसर है एक्सपायरेशन। थोड़ा पढ़िएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एरर आपके एग्जाम में होगी वो बायोलॉजी में रीडिंग एरर। हम पढ़ते वक्त कई बार भूल जाते हैं, हालत इतनी खराब हो जाती है कि हम ऊपर एक्सपायरेशन करते हैं और नीचे ऑप्शन पढ़ते वक्त हम इंस्पायरेशन सोचने लगते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, इसी को आप सिली मिस्टेक, ह्यूमन एरर कहते हैं। तो पेशेंस रखिएगा, बायो में पेशेंस बहुत जरूरी है। सवाल आपके सारे सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, a person suffer puncture in the chest cavity in an accident. यानी कोई एक्सीडेंट हुआ, उसकी चेस्ट कैविटी, बोले तो थोरेसिक कैविटी में एक एक्सीडेंट हो गया, विदाउट एनी डैमेज टू द इफेक्ट। अब इस सवाल को फिर से आपको सीखना पड़ेगा, जो हम लोग अभी पीछे सीख रहे थे। यस, हमने आपको ये सिखाया था उस जगह, ये हमारे लंग्स हैं। देखिए वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर हमने कहा था ये हमारी थोरेसिक कैविटी यानी चेस्ट कैविटी, जिसे आपके इस क्वेश्चन में चेस्ट कैविटी कहा जा रहा है, और ये हमारे लंग्स हैं। सवाल में हमने कहा था कि हम जो भी हवा फेफड़े में भरते हैं या फेफड़े से निकालते हैं, उसके लंग्स का वॉल्यूम कम या ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हमारी बनावट कुछ ऐसी है, कुछ इस तरह से एनाटॉमिकली हम अरेंज्ड हैं कि हम अपने लंग्स का वॉल्यूम घटा या बढ़ा सकते, डायरेक्टली तो नहीं बढ़ा सकते। तो हम इस काम के लिए, यानी लंग्स का वॉल्यूम घटा पाएं या बढ़ा पाएं, इस काम के लिए पूर्ण तरह से निर्भर हैं चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को लेकर। चेस्ट कैविटी, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घटा बढ़ा लेते हैं।
यही सवाल में इन्होंने कहा अ पर्सन सफर पंक्चर इन द चेस्ट कैविटी। वो चेस्ट कैविटी में यानी यहाँ पर कहीं छेद कर रहा है। देखिए छेद हम करके दिखाते हैं सर, ये देखिए अब यहाँ पर हमने, अरे पूरा छेद हो गया। चलिए हम फिर से कर देते हैं। अब हम आपको छेद करके दिखा रहे हैं। देखिए चलिए मान लीजिए हमने यहाँ पर छेद किया। देखिए अब आपने जब छेद कर दिया होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये आपके पास इंट्रा प्लूरल प्रेशर ये इक्वल हो गया। यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वल हो गया। इस वजह से ये इसके ऊपर दबाव डालेगा और इस दबाव के कारण ये यहाँ पर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा। प्रेशर पड़ने की वजह से अब लंग्स पे जब दबाव पड़ेगा तो लंग्स के अंदर की सारी हवा बिल्कुल वैसे निकल जाएगी जैसे गुब्बारे से हवा निकलती है। तो लंग्स विल गेट कोलैप्स्ड। भले आपके लंग्स में कोई इंजरी नहीं हो, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया विदाउट एनी डैमेज टू द लंग्स। तो अब इसका नतीजा क्या, वो ऑप्शन ढूंढिए, क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिया है कि लंग्स गेट कोलैप्स? शायद नहीं दिया। तो अब इससे क्या होगा, जब लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे, थोरेसिक कैविटी अब आपके पास उसके ऊपर प्रेशर डाल रही है, तो अब थोरेसिक कैविटी फेफड़े के वॉल्यूम को घटा बढ़ा ही नहीं सकती। दैट मीन्स ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी। दैट इज द सेसेशन। सेसेशन का मतलब हो जाता है स्टॉप हो जाना, क्योंकि ब्रीदिंग का फिनोमेना यानी इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का फिनोमेना तभी होता है जब हम फेफड़े के वॉल्यूम को किसी भी तरीके से घटा या बढ़ा सकते हैं। वो नहीं कर पा रहे हैं तो ब्रीदिंग नहीं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई अगला सवाल। मार्क द ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द नॉर्मल ब्रीथिंग। यानी भैया हम सामान्य तरीके से सांस लेंगे, उस सामान्य तरीके से सांस लेने में जो आपके पास सही स्टेटमेंट है उसे बताएं। अब पहले नॉर्मल ब्रीदिंग समझ लें हम, फिर हम सवाल को बताएं। ये जानना चाहिए नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग में दो स्टेप हैं। एक कहलाता है इंस्पायरेशन, दूसरा स्टेप कहलाता है एक्सपायरेशन। यानी जब सांस अंदर लेते हैं तो इंस्पायरेशन, जब सांस बाहर निकालते हैं तो एक्सपायरेशन। ये इंस्पायरेशन के दौरान आपकी दो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। एक का नाम है फ्रीनिक मसल और दूसरे का नाम है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ये दोनों मसल जो होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी दिस, जो थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाएंगी, लाइक जो आपने पढ़ा। देन एक्सपायरेशन में क्या होगा, यही दोनों मसल्स जो आपने पहले फ्रीनिक और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल ये जो कॉन्ट्रैक्ट की थी, यही दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। इसलिए मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करते वक्त आपसे कहा था कि नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान इंटरकॉस्टल में सिर्फ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल इन्वॉल्व होती है। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल डीप ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होती है, जो आपके एनसीईआरटी में एक जगह जिक्र तो है बट डिस्क्राइब नहीं है। अब जरा ये भी देखिए, अगर कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है दैट प्रोसेस इज एक्टिव, वो प्रोसेस तो एक्टिव होगा। और अगर कोई मसल्स रिलैक्स होती है तो वो प्रोसेस पैसिव होगा। यानी अब अपने क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बात करें तो हम कह सकते हैं इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है और एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस। पढ़िए, पहले तो बाबू लिख रहे हैं इंस्पायरेशन इज पैसिव प्रोसेस, ये तो गलत हो गया। चलिए, फिर बोला गया इंस्पायरेशन इज एक्टिव एंड एक्सपायरेशन इज पैसिव, तो भैया ये तो ठीक है, यही तो हमने पढ़ा है। आगे पढ़ो चाहे ना पढ़ो। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन बोथ आर एक्टिव, गलत। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन इज पैसिव, गलत। देखिए, लर्न नहीं करना है, इस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिएगा, आपके पास हर तरह का सवाल हो जाएगा। मेरा प्रयास सिर्फ यही है कि सवाल का कॉन्सेप्ट सीखिए, सवाल सीखिए चाहे ना सीखिए। इसलिए थोड़ा वक्त लगता है हमारे वीडियोस के क्वेश्चंस में, क्योंकि हम समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन के आंसर तो हर गाइड में दिए हैं, हर जगह मिल जाते हैं, कितनी जगह आप सर्च कर लो, लेकिन आप सीखेंगे कैसे? क्योंकि एग्जाम में ना कोई गाइड आपके साथ है, ना गूगल है, ना कोई यूट्यूब है।
आप हैं और आपका दिमाग है, तो आपके अपने दिमाग को इक्विप्ड करना है।